Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today we are going to discuss the short question answers or conceptual question answers of chapter number 12, current electricity. After this, we have completed our whole chapter with numericals and short question answer. Now, starting our lecture with question number 1. Now, starting our lecture. Question number 1. Why it is not possible to measure the drift speed for electron by timing their travel along a conductor? हम क्यों किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइमिंग प्रोसेस के थ्रू जो भी उसकी मूवमेंट है उसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर हमें देना है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अंदर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कंडक्टर के अंदर मूव करते हुए, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइमिंग प्रोसेस के जरिए से क्यों कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? द आंसर इज दैट कि आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होता है, वो मूवमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि उस कंडक्टर के अंदर जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस कंडक्टर के अंदर जो कि किसी भी हाई पोटेंशियल डिफरेंस या हम कह सकते हैं हाई ईएमएफ की बैटरी को कनेक्ट करने के बाद उस कंडक्टर के अंदर जनरेट होती है। जिस वक्त हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करते उस कंडक्टर से, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन के अंदर मूव कर रहे होते हैं, इनकी किसी किस्म की कोई खास वेलोसिटी नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, ये मूव करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते वक्त इनका जो मोशन होता है वो एक डायरेक्शन में हो जाता है जो कि फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है, क्योंकि ये प्रोसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस को करते वक्त एक बंच की फॉर्म के अंदर वहां से मूव करना शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि उनको टाइमिंग प्रोसेस के जरिए से जो कि वो कंडक्टर के अलोंग मूव कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सके। तो हम हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, बल्कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो एक कंबाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। क्वेश्चन नंबर 2. The relationship R is equals to V over I tell us that the resistance of a conductor is directly proportional to the potential difference applied to it. What do you think of this proportion? यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है R is equals to V over I, इसे देखते हमें लगता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के जो भी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिलेशन या ये प्रोपोर्शनलिटी जो है वो सही है या गलत है? या हम ये कह सकते हैं कि अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को कम क्यों करती है? तो हमारे पास इस रिलेशन को यहाँ पे प्रूव करना है। सो आंसर इज दैट नो, the resistance of given resistor is independent of the applied potential difference. हमारे पास applied potential difference से resistance बिल्कुल independent होती है। क्यों होती है? उसकी वजह है हमारे पास Ohm's law के मुताबिक V is equals to IR के बराबर होता है। R जो है आपके पास यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा होता है, यानी कि हम जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान जो हमारे पास मौजूद होता है, तब हमारे पास यहाँ पर एक R यूज होता है। R आपके पास कांस्टेंट रेजिस्टेंस है और वो कांस्टेंट उस वक्त तक है जब तक कांस्टेंट टेम्परेचर वहां मौजूद है। ये R डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर अप्लाइड टू दैट मटेरियल। इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है तो वोल्टेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। वोल्टेज के साथ इसका रिलेशन जस्ट यहाँ पे एक फॉर्मूले के तौर पर मौजूद है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट रिलेशन वोल्टेज के साथ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि R जो है यानी रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है रो L ओवर A के, और इस फॉर्मूले में कहीं भी हमारे पास वोल्टेज इन्वॉल्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट from the resistance or resistance is independent from the applied potential difference or voltage. Question number 3. A heavy duty battery of truck maintain a current of 3 ampere for 24 hours. How much charge flow from the battery during this time?
एक हैवी ड्यूटी ट्रक है जिसके अंदर एक बैटरी मौजूद है जो कि 3 एम्पेयर का करंट पास कर रही है 24 आवर तक उस ट्रक को। हाउ मच चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम, कितने नंबर ऑफ चार्जेस, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस पूरे टाइम के अंदर उस बैटरी के अंदर से 3 एम्पेयर करंट के जरिए से, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। According to the given data, current is equals to 3 ampere and time equals to 24 hours, which is equals to 86,400 seconds. We have to find number of charge Q at this time. According to the solution, we know that I is equals to Q over T and Q is equals to I multiplied by T. By applying or by putting the values in this formula, we get total number of charges which is 259,200 कूलम। ये आपके पास टोटल चार्जेस आ जाएंगे जो कि 24 आवर्स तक उस बैटरी से फ्लो कर रहे हैं थ्रू द फ्लो ऑफ करंट ऑफ 3 एम्पेयर। Question number 4. While analyzing a circuit, the internal resistance of EMF source is ignored. हम जब किसी भी सर्किट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स जो है या ईएमएफ सोर्स जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आंसर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज इग्नोर्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल वैल्यू। सिंपल सी बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या ईएमएफ सोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, इसलिए उसे हम यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं। Internal resistance of the cell is the resistance offered by the electrolyte of the cell when it is connected to an external resistor. Then its EMF and terminal potential difference can be related as E is equals to Vt plus IR and E is equals to IR plus I small r. As internal resistance is very small, so in general E is approximately equals to its terminal potential difference Vt. That is why the internal resistance of source is oftenly ignored, क्योंकि आपके पास internal resistance इतनी ज़्यादा small होती है कि हम उसको approximately हम कह देते हैं कि terminal potential difference और EMF of the battery दोनों एक दूसरे के equal हैं, इस वजह से हम उसको ignore कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास resistance होती है ये due to the process of electrolyte होती है जो उस cell या उस battery के अंदर generate हुआ होता है charges को डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5. अंडर व्हाट कंडीशन कैन बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एक्सीड द ईएमएफ? वो कौन सी कंडीशन है कि जिस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी जो है वो ईएमएफ की वैल्यू से ज्यादा हो जाता है? याद रखिएगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनसाइड द बैटरी वो हमेशा आउटसाइड द बैटरी जो वोल्टेज फ्लो करवा रहा होगा करंट को एक सर्किट के अंदर उससे हमेशा ज्यादा होगा। अब वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी कंडीशन होती है जिसमें अप्लाइड जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है बैटरी के ईएमएफ से, यानी बैटरी के अंदर मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से। Answer is that the terminal potential difference of the cell is greater than its EMF during its charging. यानी कि जिस वक्त आपके पास किसी भी बैटरी को चार्ज किया जा रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की बैटरी आपके पास मौजूद है और आप उसको चार्ज कर रहे हैं, तो उस वक्त उस बैटरी के ऊपर अप्लाई होने वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस बैटरी के EMF से ज्यादा कंसीडर किया जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इन एक्सप्लेनेशन E is equals to Vt plus IR, हमें हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। E आपके पास EMF ऑफ द बैटरी बराबर होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I स्मॉल r के, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E माइनस IR, यानी कि EMF में से IR की वैल्यू को माइनस कर दिया जाए तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, which is always less than the amount of EMF of the battery. But when the battery is connected to a source of greater EMF for charging process, then reverse current flow through it. जब मैं किसी बैटरी को चार्ज करने लगूंगा किसी ऐसी सोर्स से जिसका EMF उस बैटरी से ज्यादा होगा, तब मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द terminal potential difference of a circuit is greater than its EMF or EMF of the battery connected to that circuit. So Vt equals to E minus
आई आर विद नेगेटिव साइन, और जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वी टी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब चार्जिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त एक रिवर्स करंट मूव कर रहा होता है उस बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ ऑफ द बैटरी से ज्यादा हो जाती है। Question number 6. What is the difference between an EMF and a potential difference? क्या डिफरेंस होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में? आपके पास ये चार्ट मौजूद है, काफी सारे इसमें डिफरेंसेस मौजूद हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा एक मैं आपको समझाता हूँ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। ये रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, किसी भी गिवन पॉइंट पे। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये नहीं है कि वो जितना ज्यादा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वहां पे, यानी वोल्टेज की वैल्यू वहां पर आके डिक्रीज हो रही होगी। The term EMF is used only for the source of EMF. It is measured between any two points of the circuit. EMF जो है वो आपके पास सोर्स के लिए यूज होता है ये टर्म, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेशन को कहा जाता है। दो पोटेंशियल्स के दरमियान के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया जाता है। बाकी आपके पास कुछ पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं और आसानी से क्लियर कर सकते हैं। Next, question number 7. The loop rule is based on the conservation of energy principle, and the junction rule on the conservation of charge principle. Explain just how these are based on these principle. यानी जो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था उसके बारे में बात कर रहा है कि किरचॉफ करंट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रही होती है। तो ये किस तरह से फॉलो कर रही है इस चीज को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अकॉर्डिंग टू द केवीएल यानी कि लूप रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू 0 और सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस और पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू 0। हमारे पास जो लूप रूल है उस रूल के स्टेटमेंट के मुताबिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस या पोटेंशियल चेंजेस किसी भी क्लोज लूप के अंदर वो 0 के बराबर होंगे। द केवीएल बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है या बेस करता है। इट रिप्रेजेंट दैट एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स is equal to the energy utilized per unit charge by the various component in a circuit। यानी जितनी एनर्जी एक बैटरी प्रोवाइड कर रही है किसी भी चार्ज को सर्किट के अंदर मूव करने के लिए, उतनी ही बैटरी वो चार्ज यूटिलाइज कर रहा है उस सर्किट में मौजूद वेरियस कंपोनेंट्स जो उसके अंदर कनेक्टेड है उनको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करके। तो हम कह सकते हैं कि इस सूरत में एनर्जी जो है वो कंप्लीटली एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। केसीएल के मुताबिक द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0, यानी कि किरचॉफ करंट रूल जिसको आप जंक्शन रूल भी कहते हैं, उसके मुताबिक जितना भी करंट आपके पास मौजूद हो उस सब का सम किसी भी एक पॉइंट पर अगर वो आके जमा हो रहा है तो वो इक्वल टू 0 होगा। It means that the current flowing towards the point is equal to the current flowing away from the point। यानी कि अगर जितना करंट किसी पॉइंट पे आके जमा हो रहा है उतना ही करंट उस पॉइंट से एमिट आउट होके आगे मूव कर रहा होगा। इट इज वेल इन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, बेस करता है। वेयर द पॉइंट इज नेदर द सोर्स नॉर द सिंक। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास सोर्स नहीं है और सिंक नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम चार्जेस या तमाम के तमाम करंट एक ही पॉइंट पे आके जमा हो रहा है और वहीं से एमिट आउट हो रहा है। सो द टोटल चार्ज विल रिमेन्स द सेम। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज आपके पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 8. Why rise in temperature of conductor is accompanied by a rise in resistance। टेम्परेचर का राइज होना किसी भी कंडक्टर का
रेजिस्टेंस ऑफ राइज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की वजह से ही क्यों होता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर की अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा होता है उस कंडक्टर का, या ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो रही है। आपके पास सिंपल से इसका आंसर है द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, so when the temperature of the conductor rises, kinetic energy of the free electron increase, the amplitude of vibration of the atom in the lattice increase, the probability of collision of free electron with lattice atom increase, the atom will offer the bigger target, the collision of cross section of the atom increase. So collision of free electron and the atom in the lattice become more frequent and hence the resistance of the conductor increase. In simple words, we can say that R is directly proportional to the temperature, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होगी, और उसकी मेन वजह यह है कि जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ कोलिजन या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, जिसकी वजह से कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है विद इन द कंडक्टर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9, does the direction of EMF provided by a battery depends on the direction of current flow through the battery? क्या डायरेक्शन ऑफ EMF जो है, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वो डिपेंड करता है करंट के फ्लो के ऊपर जो कि बैटरी करवा रही है एक सर्किट के अंदर? Yes, for the KVL, the direction of EMF depend on the direction of current, यानी कि EMF की डायरेक्शन डिपेंड करती है, जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ रहे होते हैं उसमें EMF ऑफ द बैटरी की डायरेक्शन डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। If the source of EMF is traversed from negative to positive terminal, the potential change is positive. If the source of EMF be traversed from positive to negative terminal, the potential change is negative. For example, the loop rule for the given circuit with clockwise current as follows: minus E1 plus E2 equals to 0. Now, thank you, student. This is your today's lecture. Now, your chapter number 2, current electricity, or chapter number 12, we can say that according to your book, is completed. If you have any problem in whole chapter, you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.